बिल्कुल ठीक फरमाया बरखुरदार। मेरी ही गलती है, आपको तो बचपन में ही आपकी बरादरी के हवाले कर देना चाहिए था। इज्जतदार मर्द की जिंदगी आपको रास कहाँ। जाइए, अभी भी वक्त है, चले जाइए अपने लोगों में। अब्बू, मैं हिजड़ा नहीं हूँ। कैसे यकीन दिलाऊं? मेरी जिंदगी एक झूठी इज्जत के पैमाने तक पहुंचने की कोशिश में जहन्नुम हो गई है, और आपने पास रखकर मुझ पे एहसान नहीं किया, बल्कि मुझे मजीद ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया है। मेरी शख्सियत सिवाय इस एक खामी के पीछे कुछ भी नहीं बची। शादी ना करता तो आपकी बेइज्जती, औलाद ना होती तो आपकी बेइज्जती। मैं कहाँ हूँ? मेरी जात कहाँ है? खुद को आप बहुत इज्जतदार मर्द समझते हैं ना? निकले बाहर और पूछ के तो देखिए कि जनाब मोहम्मद शकील राणा साहब की क्या इज्जत है माशरे में। स्कूल में किसी को पता चल जाता था कि हम आपके बेटे हैं तो लेडीज टीचर्स और लड़कियां हमसे कुतरा कर गुजरती थीं। इश्तिहारी मुजरमों जैसा रवैया होता था हमारे साथ। हर नई आने वाली स्टूडेंट को इशारों में बता दिया जाता था कि इनसे बच के रहना। ये है आपकी मर्दानगी, जिसके झंडे गाड़ने के लिए आपने तो हमारी जिंदगी तबाह कर दी। वालिदैन को कम से कम ये इख्तियार तो होता है कि औलाद अनचाही है तो दुनिया में आने से पहले ही खत्म करवा सकते हैं। आप जैसे बाप से औलाद कैसे बचे? कैसे हटाएं ये वल्दियत का ठप्पा? शुक्र करें अब्बू, आपका वास्ता किसी नाजिया से नहीं पड़ा, वरना कई साल पहले आप अपनी मर्दानगी समेत जेल पहुंच चुके होते। मुझे नाजिया से शिकायत नहीं। अगर चूंटी को मसलें तो वो भी पलट के काटती है। नाजिया तो फिर इंसान है। वाह, पुलिस की ठुकाई ने तो जमीर जगा दिया राफिया साहब का। अब ये बाप को बताएंगे कि सही गलत क्या होता है। मेरे घर में रहकर मुझे आंखें दिखाई जा रही हैं। सही कह रहे हो कि माँ बाप को इख्तियार होता है, और अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं ये इख्तियार इस्तेमाल कर ही लेता। तुम जैसे बेटे से कम एक औलाद कम होती तो अच्छा था। और राफिया मियाँ, ये थाने कचहरियां कोई मर्द की इज्जत कम नहीं करती। तुम जैसे जनाने ही डरते हैं इनसे। राफिया कुछ सेकंड बाप को घूरता रहा और फिर झटके से उठा। ठीक है, आपको मुबारक हो आपका घर और मर्दान की। मेरी वाकई यहाँ कोई जगह नहीं। राफिया दो दो सीढ़ियां फलांगता हुआ तेजी से ऊपर गया। कुछ ही देर बाद वो नीचे आया तो एक छोटा सा बैग था इसके हाथ में। इसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार थे। देख लें, आपकी दौलत में से कुछ नहीं लेके जा रहा, सिर्फ मेरे कागजात और कुछ जरूरत की चीजें हैं। राफे बेटा, क्या पागलपन है? बाप है तुम्हारे, गुस्से में कुछ भला बुरा कह दिया है तो चुप करके सुन लो। तुम्हें भी पता है फिक्र करते हैं तभी डांटते हैं। कभी कोई माँ या बाप चाहेगा कि इसकी औलाद की माशरे में बेइज्जती हो? चलो रख के आओ ये। हाजरा बेटे को जाते देखकर घबरा गई। जाने दो हाजरा बेगम इसे। ऐसा है तो ऐसा ही सही। आराम से रहने की जगह मैसर है ना, तभी दिमाग आसमान पर है इनके। पैदा किया, अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, अब बाप से लंबे हो गए हैं तो हमें हमारी गलतियां बताएंगे। जिससे एक बीवी न संभली वो और क्या करेगा? आएगा रोता हुआ कुछ दिन में यहीं। राफिया गुस्से में तेज तेज कदम उठाता बाहर निकल गया। पीछे हाजिरा राफिया राफिया कहती भागी, मगर बूढ़ी टांग के जवान कदमों का मुकाबला क्या करती। इनके दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते वो काफी दूर जा चुका था। चलो खत्म तमाशा, अपने कमरे में जाओ सब। अब्बू हाथ झाड़कर खड़े हुए। वो कमरे की तरफ मुड़े, फिर एकदम मुड़े। वाहिद, कल बासित के सिलसिले में वकील के पास जाओ तो एक आंकनामा बनवा लेना। मुझे जल्द से जल्द इसका इश्तिहार देना है। अब्बू, आप आराम कर लें, सुबह देख लेते हैं इस मसले को। जो बात कह दी है समझ नहीं आती। तुम नहीं जाओगे तो मैं खुद चला जाऊंगा। बूढ़ा हो गया हूं तो ये मत समझो कि तुम लोगों के रहमो करम पर हूं। किसी ने एतराज किया तो इसका भी नाम साथ लिखवा दूंगा और बोरिया बिस्तर के साथ रवाना कर दूंगा। वो मुड़कर कमरे में चले गए। अम्मी मुंह में दुपट्टा ठूंसे सिसकियां ले रही थीं। बिस्मा और सनिया इन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थीं। सनिया खुद भी रोती जा रही थी। सब उठ उठकर कमरों में जाने लगे। बासित उठने लगा तो बिस्मा सहारा देने लगी। बासित ने सख्ती से इसका हाथ झटक दिया और लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। बिस्मा खामोशी से होंठ काटने लगी। इसने बेचारगी से अपनी तरफ देखती राफिया भाभी को देखा। उन्होंने रुकने का इशारा किया और अपने कमरे में चली गई। चंद मिनटों के बाद ही वो वापस आई तो हाथ में दुआओं वाला डब्बा था। बिस्मा, तुम एक प्याले में पानी ले आओ, मैं ऊपर जा रही हूँ।
बिस्मा इतनी तेजी से प्याले में पानी लेकर पलटी कि राफिया भाभी पूरी सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाई थीं कि वो भी पीछे पहुंच गई। वो दोनों तकरीबन साथ साथ ही कमरे में दाखिल हुई। बासित सीधा लेटा हुआ था और एक बाजू आंखों पे रखा हुआ था। बासित, बासित, उठो, शाबाश, दवा लगवाओ। राफिया भाभी ने बासित को आवाज दी। बासित ने बाजू हटाया, बिस्मा पर नजर पड़ते ही दोबारा रख लिया। भाभी, इसको कहीं मेरे सामने से दफा हो जाए, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। हद होती है बचपने की। बासित, इसको सफाई का मौका दिए बगैर ही इस पर नाराज हो रहे हो। खुद तुमने क्या किया, इस पे कुछ ध्यान है कि नहीं? साथ ही राफिया भाभी ने इसे बाजू से पकड़कर बिठा दिया और थोड़ा डिटोल रुई पर लगाकर जख्म साफ करने लगी। भाभी, आप औरतों को बस अपना आप ही मजलूम नजर आता है। आहिस्ता करें, दर्द हो रहा है। इसने एकदम चेहरा पीछे किया, कुछ सेकंड को रुका, जैसे दर्द पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। जो कुछ हुआ इसमें नाजिया भी शामिल थी, बल्कि सच्ची बात यह है कि इसी की गलती ज्यादा है। इसके कपड़े देखती थी ना आप, छोटा सा रुमाल सर पर बांध लेने से पर्दा नहीं हो जाता। अब ऐसे कपड़ों में जवान औरत सामने हो तो मर्द बहक ही जाता है। ये तवीले तुम हमें दे सकते हो, अदालत में नहीं। अब पैनाडोल खाओ और सो जाओ। बिस्मा ख्याल रखने वाली लड़की है। अब अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो दो। जो बिगड़ गया इसे ठीक नहीं किया जा सकता, मगर आगे की जिंदगी ठीक की जा सकती है। भाभी, आपको पता है मैं तो दाग वाला सेब नहीं खाता। ऐसी औरत को बीवी बना के कैसे रख सकता हूँ जिसके दूसरे मर्दों से ताल्लुक रहे हों, बल्कि शायद अब भी हों। वाह बासत साहब, आपके म्यार अच्छे हैं। आप पे जना बिल जबर का इल्जाम हो तो भी आप पकीजा, और मेरे लिए एक मैसेज भी आ जाए तो मैं दागदार। बिस्मा, थोड़ी देर चुप रहो। राफिया भाभी ने इसे टोका। देखो बासित, अभी तुम पे जो केस है वो मसला ज्यादा अहम है, इस पे तवज्जो दो। ये मैसेज वाला मसला बाद में भी निपटाया जा सकता है। आपके लिए होगा छोटा मसला, मेरे लिए नहीं है। मुझे घिन आ रही है ये सोच सोच कर कि मैं इतने दिन ऐसी औरत के साथ सोया हूँ जिसके किसी से ताल्लुकात रह चुके हैं। मुझे ज्यादा घिन नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको गैर औरतों को घूरते हुए देखा, इन पर फाहिश कमेंट्स करते सुना, अपनी आंखों से आपकी और नाजिया भाभी की बेतकल्लुफी देखी, और आप तो अब इल्जाम भी मान रहे हैं। बिस्मा चुप नहीं रह पाई। देखिए जरा, आप मुझे समझा रही हैं, इसकी जबान नहीं देख रही। शौहर हूं इसका, इज्जत का मुहाफिज हूं। मेरी जान की फिक्र करने की बजाय मुझे ताने दे रही है। वो एकदम खड़ा हो गया, आगे बढ़कर बिस्मा के बाल पकड़ लिए। तू अगर ये समझ रही है ना कि तेरा कोई यार है और इसकी शय पर तू मुझे दबा लेगी, तो भूल है तेरी। जिंदा गाड़ दूंगा यहीं घर के सहन में, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बिस्मा बेगम गई कहाँ। इतनी जोर से बाल पकड़ने पर बिस्मा की चीख निकल गई। बासत, बिल्कुल ही होश खो बैठे हो क्या? छोड़ो इसे, और तुम भी खामोश रहो। शौहर की हालत देखो, मरहम पट्टी करो इसकी। इस मसले से जान छूटे पे लड़ते रहना आपस में। राफिया भाभी ने दोनों को समझा बुझाकर बासत के जख्म के इर्द गिर्द से मट्टी वगैरह साफ करके दवा लगाई और खुद ही दवा खिलाकर नीचे गईं। इनके जाते ही बासत ने बिस्मा का तकिया नीचे फेंका और करवट बदलकर सो गया। बासत का रवैया अगले दिन भी उखड़ा उखड़ा ही रहा। खुद बिस्मा को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो एक ऐसे मर्द की जी हजूरी क्यों कर रही है जो एक औरत की इज्जत लूट चुका है। फिर ख्याल आता कि शायद नाजिया भाभी भी तो शामिल थीं, इनकी भी गलती होगी। इनके और बासत के ताल्लुक से कहीं से भी नहीं लगता था कि इन पर कोई जबरदस्ती हुई है, और वो अगर बासत के साथ ना रहती तो कहाँ जाती। इसे पता था कि इसके मैके में इसके लिए कोई जगह नहीं, मगर शायद आगे इसकी जिंदगी में कुछ और लिखा था। चंद दिन ही गुजरे होंगे, एक दिन बासत ने खुद इसे मुखातिब किया। इसे हैरत तो हुई, मगर शुक्र भी किया कि बासत ने शायद अपनी नाराजगी खत्म कर दी है, क्योंकि लहजा भी नरम ही था। बिस्मा, तुमसे बात करनी है, तुम्हारी मदद चाहिए। जी बासत, मेरी कोशिश होगी कि मैं जिस हद तक आपकी मदद कर सकूं जरूर करूं। सिर्फ कोशिश नहीं, जरूर करना है। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जी आप बताएं तो। देखो, तुम्हें पता है मेरी तनख्वाह बस मुनासिब है। घर वगैरह का खर्चा करने के बाद बचत नहीं होती। जब से केस शुरू हुआ है मेरा बहुत खर्चा हो गया है। पुलिस वालों को इतने पैसे देने पड़े, वकील को दिए, आने जाने में भी खर्चा। अब मजीद पैसों की जरूरत है। बासत,
मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी? मैं तो कोई जॉब भी नहीं करती, ना मुझे कोई जेब खर्च देते हैं आप जो जमा हो। इस वक्त ताने देने की जरूरत नहीं। ताना नहीं दे रही, सिर्फ बता रही हूँ। मैंने कब कहा कि तुम्हारे पास पैसे होंगे? मैं तो कह रहा हूँ अपने अब्बू और बड़े भैया से बात करके देखो, इनको राजी करो कि वो कुछ पैसे दे दें। बासत में इनसे पैसे नहीं मांगती, मुझे आदत ही नहीं। शौहर मर रहा है, तुम्हें आदत और इज्जत की पड़ी है? या तो कह दो कि तुम चाह ये रही हो कि मैं जेल जाऊं और तुम अपने आशिक के साथ गुल छड़े उड़ाओ। बासत ऐसी बात नहीं है। आप बात को कहां से कहां ले जाते हैं। अच्छा, कितने पैसों का बंदोबस्त करना है? फिलहाल 1 लाख तो हो, बाकी देखते हैं कब कितने की जरूरत पड़े। 1 लाख? इतने सारे पैसे क्यों? तुम्हारे बाप से पैसे मंगाकर मिलने लगाऊंगा अपनी। अहमक औरत, अंदाजा भी है अभी तक कितना खर्चा हो गया है? पहली दफा ही जमानत में 80,000 से ज्यादा खर्चा हो गया था। अब तक मिला जुलाकर 1.5 लाख खर्च हो चुका है। बासत, आपकी बात ठीक है, मगर इतने पैसे वो दे कैसे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? अच्छा खाते कमाते हैं, अब तो गाड़ी भी ले ली है तुम्हारे भाई ने। शादीशुदा है नहीं कि बीवी बच्चों का खर्चा होगा। बहनों को नहीं देगा तो क्या करेगा इतने पैसों का? बाप भी कमा ही रहा है। तुम्हारा बाप रिटायर्ड होता तो चलो कहते कि पैसे की तंगी है। वो तो है, मगर इनके अपने खर्चे भी तो हैं। भैया ऊपर अपने लिए पोर्शन बनवा रहे हैं, इसमें भी इनका खर्चा हो रहा है। सीधा सीधा कहो कि तुम पैसे लेना ही नहीं चाहती। बहन के लिए पोर्शन लेट करवा लेंगे तो कोई क्यामत नहीं आ जाएगी। बहन भी जिम्मेदारी होती है। मगर बासत, बस बहस मत करो। सामान समेटो, अपने अब्बा के घर जाओ और इस घर में कदम अब तभी रखना जब पैसों का बंदोबस्त हो जाए। बासत ने जबरदस्ती इसका सामान पैक करवाया और खुद ही ससुराल फोन कर दिया कि असद को भेज दें। बिस्मा आप लोगों से मिलने के लिए बेचैन हो रही है। बिस्मा मैं के आ तो गई, मगर इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे कैसे मांगे, वो भी 1 लाख एक साथ। इसकी जात पर घर वालों ने एक साथ कभी 5,000 खर्च नहीं किए सवाए शादी के, तो 1 लाख कहाँ से देते? 2-3 दिन तो ऐसे ही गुजर गए। दादी और अम्मी दोनों इसके इस तरह आने पर मशकूक हो गईं, क्योंकि वह इतने दिन रुकने आई ही नहीं कभी। दादी कई दफा खैरियत पूछती, बासत का हाल पूछती। इनको अभी तक मुकदमे वाली बात का पता नहीं चला था। बस ये पता चला था कि नाजिया लड़कर अपने घर चली गई है। तो इसके लिए दादी और अम्मी का ख्याल था कि इस जैसी औरत तो इतने अरसे बस गई, वही हैरत है। बासत का रोज फोन आता था और बातों बातों में रोज ही धमकी भी मिलती थी। एक दिन दादी ने इसे घेर ही लिया। शायद अम्मी और दादी का पहले ही इस हवाले से कोई फैसला हो गया था, क्योंकि अम्मी भी सब काम वाम छोड़कर पास आकर बैठ गईं। बासत मियाँ से बात हुई, कब लेने आ रहे हैं तुम्हें? कोई मसला तो नहीं? दादी, अभी तो मेरा कुछ दिन रहने का इरादा है, वैसे सब ठीक है। देखो बीबी, देखने में सब ठीक लग रहा है, मगर जैसे तुम आकर रह रही हो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। हमारा भी कुछ तजुर्बा है। दादी, अगर मैं आती नहीं तो क्या मुझे अपने घर आकर रहने का हक नहीं? आओ, जरूर आओ, जितने दिन रहना है रहो। मगर बेटा बात यही है कि तुम रह सकती हो मगर रहती नहीं हो। तो अब ये चुपचाप इतने दिन का रहना खटक रहा है। कोई झगड़ा हुआ है बासत से? बिस्मा का सर झुक गया। नफी में सर हिलाया। ना चाहते हुए भी इसकी आंखों में आंसू आ गए। दादी, बासत को पैसों की जरूरत है। आय हाय, क्यों? नाजिया भाभी ने केस कर दिया है राफिया भाई और बासत पर। है? नाजिया ने क्यों? मुझे पहले ही अंदाजा था। वो है ही ओछी किस्म की औरत, इससे कोई बईद नहीं। वो उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बासत ने। बिस्मा कहकर खामोश हो गई। शायद इतनी शर्मिंदगी बासत को इज्जत लूट कर ना हुई होगी जितनी बिस्मा को यह बताते हुए हो रही थी कि इसका शौहर एक औरत की इज्जत लूट चुका है। क्या बासत ने? इस बार अम्मी बोली। इनका कहना है कि बासत ने इनका रेप किया है और इसमें राफिया भाई की मर्जी शामिल थी। बिस्मा का दिल चाह रहा था कि ये बताने की बजाय जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। हाय मेरे अल्लाह! दादी ने एक हाथ सीने पर रख लिया। देखा कैसी झूठी औरत है, कैसा घिनौना इल्जाम लगाया है अपने देवर और शौहर पर। भला शौहर भी अपनी मर्जी से ये करवाएगा? इससे ही पता चल रहा है कि ये औरत कितनी झूठी है। बिस्मा ने दादी की राय पर कुछ कहने की बजाय मकसद की बात की। दादी, अब मसला ये है कि थाने कचहरी में इनका बहुत खर्चा हो रहा है और आपको अंदाजा तो होगा कि इनकी तनख्वाह भी ज्यादा नहीं है।
मैंने ही इनसे कहा कि मैं अब्बू से बात करके देखती हूँ, शायद कोई बंदोबस्त हो सके। वो तो नाराज हो रहे थे कि किसी से भी कोई मदद लेने की जरूरत नहीं। आय हाय, अच्छा किया तुमने बता के। वो भी हमारा बेटा है, जितना हो सकेगा हम करेंगे। दादी ने फौरन हामी भर ली। कितना चाहिए तकरीबन? अम्मी ने पूछा। अम्मी, तकरीबन लाख के करीब खर्चा है। आप देखिए अब्बू से बात करके कितना अरेंज हो सकेगा। ये तो काफी बड़ी रकम है बिस्मा, आसानी से तो नहीं हो पाएगा इंतजाम। अम्मी, आप बात तो करें, देखिए फिर भैया और अब्बू क्या कहते हैं। अपने भैया को तो तुम छोड़ ही दो कि वो कोई पैसा देगा। तुम्हें पता नहीं है क्या, देता वेता कुछ नहीं, बस शोर ज्यादा मचाता है। बिस्मा ने सर हिला दिया। शाम में अब्बू आए तो अम्मी ने फौरन यही बात निकाल ली। शायद इन्हें मौके की नजाकत का अंदाजा हो गया था। अब्बू ने सोचते हुए सर हिलाया। यानी मुझे जो उड़ती उड़ती अफवाहें पता चल रही थी वो ठीक ही थी कि बासत साहब क्या कारनामा कर चुके हैं। अब आप ये छोड़ें कि इसने क्या किया है, अभी तो बेटी की घर बचाने का मसला है। जब ऐसी हरकत की थी तभी बरखुदार को सोचना चाहिए था कि मसला गले पड़ा तो क्या करेंगे। उफ हो मुश्ताक साहब, बिला वजह बहस कर रहे हैं। अभी तो ये भी पक्का नहीं कि इस बेचारे ने ये किया भी है या नहीं। नाजिया कोई सीधी सादी औरत तो नहीं कि इससे किसी ने ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया हो। मुझे तो झूठा लग रहा है इल्जाम। अब आप ये बताएं कि बेटी की मदद कैसे करेंगे। मसला तो संजीदा है, मगर इतने पैसे एक साथ नहीं निकाले जा सकते। एक दफा इसे दे दिए तो इसका भी मुंह खुल जाएगा और बाकी दमादों को भी शह देने वाली बात होगी। मुश्ताक साहब, बेटी के घर का सवाल है। कहने को इसने कह दिया कि वो खुद आई है, मगर मैं माँ हूं, अच्छी तरह जानती हूँ इसे। वो खुद से इतना बड़ा मुतालबा नहीं कर सकती। बाकी दोनों की तरह नहीं है ये। वो अगर ऐसा कोई तकाजा करती तो मैं आपकी ही हमायत करती। यार तुम समझा करो, मेरी रिटायरमेंट करीब है। तुम्हारे बड़े सपूत से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं कि वो बुढ़ापे में हम पर कुछ खर्च करेगा। ये जो मैंने जमा किया है यही सहारा होगा बस। ये भी औलाद पर लुटा दूं तो हम तो भीख मांगते नजर आएंगे बाद में। तौबा है, इतनी बुरी भी नहीं हमारी औलाद। और लाख रुपए ना भी सही, कुछ बंदोबस्त तो करना पड़ेगा ना। बेटी ने पहली बार कुछ मांगा है, खाली हाथ तो वापस नहीं भेजेंगे इसे। अच्छा मैं देखता हूँ, शायद 20-25 हजार का बंदोबस्त कर सकूं। इससे ज्यादा की उम्मीद ना रखना। मगर ये तो बहुत कम है। बस यही है, जो भी है, आगे तुम्हारी मर्जी। अम्मी ने बिस्मा को बताया तो इसका दिल डूब गया। रात में दोबारा बासत का फोन आया। बासत सुन के शदीद नाराज हो गया। इसका कहना था कि कोशिश करो कि तुम्हारे कंजूस अब्बा 20 से कम 50 हजार पर तो आ जाएं। अगले दिन दोबारा यही बहस हुई। अब्बू आखिरकार 30 हजार तक मान गए। अम्मी ने इसे 10 हजार अपने पास से देकर 40 हजार पूरे कर दिए। जब वो असद के साथ ससुराल के लिए निकली तो शाम ढलने लगी थी। मौसम भी ठीक नहीं था, बादल काफी गहरे थे और बहुत ज्यादा घुटन थी, जैसे बस कुछ ही देर में बारिश होने वाली हो। अब्बू ने निकलते निकलते इसे जता दिया था कि ये पहली और आखिरी बार है, इसके बाद इसकी कोई मदद नहीं की जाएगी। इसकी जिंदगी है, इसे अपने मसाइल खुद देखने होंगे। इनकी जिम्मेदारी शादी के बाद खत्म हो गई है। भैया साथ खड़े इनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। इसका दिल किसी अनजाने हादसे की बिना पर बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। अजीब सी मतली महसूस हो रही थी। इसका दिल चाह रहा था वो ससुराल जाने की बजाय कहीं और भाग जाए। इसे पता था कि बासत का रद्द अमल बहुत शदीद होगा। वो जब तक ससुराल वाले घर पहुंची अंधेरा तकरीबन हो चुका था। असद इसे दरवाजे पर छोड़कर वापस मुड़ गया। दरवाजा बचाते हुए इसके हाथ कांप रहे थे। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई। बूंदें कम थीं मगर बहुत मोटी मोटी थीं। साथ ही बादलों में गड़गड़ाहट शुरू हो गई। इसने घबराकर दरवाजा पीट दिया। दरवाजा खुला तो सनिया सामने थी। उफ भाभी, आपने डरा दिया। इतनी बुरी तरह दरवाजा बचाते हैं क्या? जल्दी अंदर आ जाएं, बारिश तेज होने वाली है। वो भी फौरन अंदर आ गई। बादलों की गड़गड़ाहट ने इसे बहुत डरा दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता कांप रही थी। वो हॉल तक पहुंची तो बासत नीचे ही आ रहा था। बाहर बारिश तेज हो गई थी। गड़गड़ाहट का शोर इतना था कि आम बात भी चीख कर करनी पड़ रही थी। वाह भाई, मेरी बेगम मैदान फतह करके आ गई। सनिया इन्हें बातें करता छोड़कर अपने कमरे में घुस गई। वाहिद भाई के कमरे पर ताला लगा हुआ था, यानी वो सभी कहीं गए हुए थे। हाँ, दो भाई।
कितनी दौलत लुटाई है ससुर साहब ने अपनी चहेती बेटी पे। बिस्मा ने कांपते हाथों से 40,000 की गड्डी पर्स में से निकालकर बासत के हाथ में दी और ऊपर जाने लगी। मोहतरमा गिनने तो दें कि कितने पैसे हैं, ताकि आपको घर में रहने की परमिशन दी जाए। बासत ने बाजू से पकड़कर रोका। कम हुए तो आप दोबारा जाएंगी मैदान सर करने, इतनी बारिश में। बासत, कोई सवारी भी नहीं मिलेगी अब। असद भी चला गया। बासत की पेशानी पर बल आ गए। यानी पैसे कम हैं। इसने बढ़कर थप्पड़ मारा। बिस्मा के मुंह पर थप्पड़ इतनी जोरदार लगा था कि वो लड़खड़ा गई। भीख लेने भेजा था तेरे बाप से, जो चंद टके लेकर वापस आ गई है। इसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। निकल अभी घर से। जब वापस पूरे पैसे लाएगी तो ही घर में घुसने दूंगा। वो इसे घसीट कर बाहर ले जाने लगा। बासत प्लीज ऐसा मत करें। बासत, मुझे बारिश से डर लगता है। सनिया, सनिया अम्मी, इन्हें रोकें। बासत प्लीज, आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मुझे घर से मत निकालें, मैं कहाँ जाऊंगी। वो हलक के बल चीख रही थी, मगर बादलों और बारिश के शोर में इसकी आवाज दब गई। वो रास्ते में आती हर चीज पकड़कर खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। बासत ने इसे बाहर धकेल के दरवाजा बंद कर दिया। वो झटके से नीचे गिरी, फिर उठकर अंदर आने की कोशिश की, मगर तब तक बासत दरवाजा बंद कर चुका था। वो पागलों की तरह दरवाजा बजाने लगी, चीख चीख कर कभी बासत को, कभी बाकी घर वालों को आवाज दे रही थी। इतने में लाइट चली गई। पूरी गली में एकदम घुप अंधेरा हो गया। वो सहम कर दरवाजे के कोने में दुबक गई। बहुत देर वहीं बैठी से सकती रही। आहिस्ता आहिस्ता इसके हवास साथ छोड़ते जा रहे थे। वो भूल गई कि वो यहाँ क्यों बैठी है। बस हर दफा बादलों की गड़गड़ाहट इसे ज्यादा दहशतजदा कर देती थी। बादल एकदम बहुत जोर से गरजे और वो अंधेरी गली में कुछ सोचे समझे बगैर भागने लगी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ भाग रही है। एकदम किसी ने पकड़ लिया। ओ लड़की, कहाँ भाग रही है? पागल है क्या? इतनी बारिश और अंधेरे में बाहर घूम रही है। बिस्मा ने खाली खाली नजरों से उस शख्स को देखा। इसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो शख्स क्या कह रहा है। फिर इसे नहीं पता कब वो इसे वुमेन पुलिस स्टेशन लेकर गया। वहां क्या कार्रवाई हुई, वो गुमसुम सी थी, मुस्तकिल। उस रात इसे वहीं रखा गया। अगले दिन 10-11 बजे ही 2 लेडी कांस्टेबल के साथ इसे अदालत ले जाया गया। जज और वकील इसे पूछते रहे, मगर वो खाली खाली आंखों से सबको देखती रही। आखिरकार जज ने अपना फैसला सुनाकर मामला बर्खास्त कर दिया। इसे पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया। कुछ देर गाड़ी चलती रही और एक बड़ी सी इमारत के सामने जा रुकी। इसका बड़ा सा गेट था। गेट के पास एक पुलिस वाला खड़ा था। गेट के ऊपर मोटे मोटे हरूफ में लिखा था, दारुल अमान।